नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। इसमें पहली बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई होगी और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने गर्मी की छुट्टियों के बावजूद काम करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो अब चलिए आपको 5 विंडो के जरिए 5 बड़ी खबर दिखाएंगे, जिसमें पहली बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई होगी और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने गर्मी की छुट्टियों के बावजूद काम करने का रिकॉर्ड बनाया है। दूसरी बड़ी खबर झारखंड से है। झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन की सरकार ने विश्वास मत जीत लिया। सरकार के पक्ष में 45 विधायकों ने वोट किया है। वहीं तीसरी बड़ी खबर हाथरस से जुड़ी हुई होगी, जहां भगदड़ कांड में भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने दावा किया कि घटना इसलिए हुई क्योंकि 15 से 16 लोगों के ग्रुप में सत्संग आयोजन के दौरान जहर का छिड़काव किया गया। चौथी बड़ी खबर राजस्थान से है, जहां राजस्थान की डिप्टी सीएम दया कुमारी वित्त मंत्री के रूप में 10 जुलाई को प्रदेश का बड़ा बजट पेश करेंगी। पांचवी बड़ी खबर बिहार से है, जहां बिहार में पूर्णिया जिले की रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार में एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। और अब चलिए पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की लंबी छुट्टियां देने की परंपरा अभी भी चली आ रही है, लेकिन इस साल कुछ अलग हुआ। करीब 2 महीने की छुट्टियों के दौरान पहली बार रिकॉर्ड 20 बेंच लगाई गई। इन बेंचों ने वकीलों की सहमति से इतने मामले सुलझा लिए कि छुट्टी के दौरान सुनवाई के लिए रखे गए मामलों की लिस्ट ही खत्म हो गई है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच अगले कुछ हफ्तों में फैसला सुनाएगी। इन फैसलों में 3 फैसले 9 जजों की बेंच द्वारा, 2 फैसले 7 जजों की बेंच द्वारा और 2 फैसले 5 जजों की बेंच द्वारा सुनाए जाएंगे। और करने वाली बात यह है कि छुट्टियों के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या में पिछले साल की तुलना में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है और इस साल छुट्टियों में लगभग 1170 मामले सुलझाए गए, जबकि 2017 में ये संख्या 461 के आसपास की थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि लोग हमें सिर्फ सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक कोर्ट में बैठे देखते हैं, जो आम 40 से 60 मामलों की सुनवाई करते हैं। असल में अगले दिन की सुनवाई के लिए तैयार होने के लिए हम जितना काम करते हैं वो कोर्ट में सिर्फ केस सुनने के समय के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। तनु, अब जिस तरह से ये जानकारी सामने आई है कि छुट्टियों के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट में तमाम ऐसे 1100 से ज्यादा केस पर सुनवाई हुई, 2017 के मुकाबले 3 गुना ये ज्यादा वृद्धि हुई है। अब बड़ी जानकारी है, बड़ी अपडेट है, और क्या कुछ जानकारी इसके अलावा डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से सामने आई है? जी बिल्कुल गरिमा, देखिए आज जब है वो सुनवाई का सिलसिला शुरू हुआ है। वेकेशन बेंच जो थी वो अब तक सुनवाई कर रही थी और अब जो वेकेशन है वो खत्म हो गई है और आज से कामकाज जो है वो शुरू हो गया है और करीब जो है आज के दिन ही 19 मामलों पर जो है वो फैसला आ जाएगा। और इस हफ्ते में कई ऐसे मामले हैं जिन पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, उस पर भी जो फैसले हैं वो आने बाकी है। तो वहीं देखिए जिस तरीके से कामकाज होता है उस पर आमजन जो होते हैं वो अक्सर सवाल उठाते हैं। वो ये बात कहते हैं कि जजेस क्या ही काम करते हैं, वो 10:30 बजे आते हैं और 4 बजे उठ के चले जाते हैं। तो उस पर डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ये बात कही है कि हम जो लोगों को लगता है कि हम सिर्फ आते हैं और 4:30 बजे चले जाते हैं और हमारी वेकेशंस भी बहुत लंबी होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम केस की जो फाइल होती है उसको पढ़ते हैं और मंडे को जब हमें फैसला सुनाना होता है तो एक दिन पहले हम सभी जो है वो फाइलें पढ़ते हैं और हम 2 गुना समय जो है उन फाइलों को पढ़ने में लगाते हैं। ये बात जो है वो डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से कही गई है। और गरिमा, एक बड़ी बात ये भी है, देखिए आमजन को नहीं पता होता है इसलिए वो ये ऐसे कमेंट्स जो है वो करते हैं, लेकिन वाकई अगर जजेस की बात की जाए, वकीलों की बात की जाए तो एक दिन पहले बहुत पढ़ना होता है, पूरी रूपरेखा बनानी होती है और उसके बाद ही जो है वो फैसले सुनाए जाते हैं। तो इस बात के लिए तो सराहना की जानी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर आज भी जनता का भरोसा जो है वो कायम है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसले सुनाए जाते हैं कहीं ना कहीं जनता को राहत की सांस भी मिलती है। अब आप खुद देखिए, अरविंद केजरीवाल का मामला हो, चाहे नीट का मामला हो या फिर अभी पतंजलि वाला जो मामला था, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फैसला आना बाकी है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से आशा भी करते हैं आमजन कि हमारा फैसला आएगा वो हमारे हित में ही आएगा, क्योंकि सही निर्णय लेने के लिए अक्सर सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई जाती है। ठीक है तनु, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो छुट्टियों में खूब सुनवाई हुई, 1170 केस पर सुनवाई की गई है। और चलिए अब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन की सरकार ने विश्वास मत जीत लिया। सरकार के पक्ष में 45 विधायकों ने वोट किया है, विपक्ष में 0 वोट पड़े। सरकार के विश्वास मत हासिल करने के बाद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित भी कर दी। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी को बहस की शुरुआत करने के लिए कहा। अमर बाउरी ने सरकार पर तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सरकार की वादा खिलाफी से
लेकर संताल परगना में बदलते डेमोग्राफी का मुद्दा भी उठाया है। सरकार के भ्रष्टाचार पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा और अमर बाउरी ने कहा कि आदिवासियों की संख्या लगातार घट रही है। अगर आदिवासी ही नहीं बचेंगे तो किस आदिवासियत की बात हम करेंगे। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, हेमंत सोरेन सरकार ने फ्लोर टेस्ट में बड़ी जीत दर्ज कराई है। विपक्ष की तरफ से 0 वोट पड़े और 45 वोट पक्ष में पड़े हैं। इन सब के बीच अब कैबिनेट विस्तार का भी इंतजार किया जा रहा है। कब तक की उम्मीद जताई जा रही है? सही आपने कही कि कैबिनेट का विस्तार आज हो जाएगा, हर हाल में होना है, क्योंकि 3:30 का समय दिया गया है और जितने भी मंत्री बनाए जाएंगे सभी को बोला गया है कि राजभवन पहुंचकर और वहां मौजूद रहें। संभवतः जिस तरह से आंकड़ा आया है उस आंकड़े के अनुसार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सारी परिस्थिति को बनाया गया है ताकि विधानसभा चुनाव संपन्न होकर कराया जा सके और उसमें बहुमत मिल सके। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार हर चीज पहलुओं पर ध्यान, हर वर्गों को ध्यान दे रहा है ताकि चुनाव में किसी भी तरह की परेशानियां का सामना करना नहीं पड़े। ये सबसे बड़ी चीज है। और धर्मेंद्र, और इन सब के बीच अमर बाउरी ने भी आदिवासियों की संख्या लगातार घटने को लेकर के भी सरकार पर तमाम आरोप लगाए हैं और तो पूरी तरह से विपक्ष हमलावर भी नजर आ रही है। प्रतिपक्ष के नेता अमर बाउरी ने जिस तरह से आरोप लगाया, सीधे उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचारी है। इसके बाद साथ साथ आदिवासियों का ये प्रताड़ना करती है और आदिवासियों को आदिवासी नहीं रहने देगा। जिस तरह से अगर यही स्थिति बनी रही तो यहाँ आदिवासियत की बात ही खत्म हो जाएगी। ये सबसे बड़ी बात उन्होंने बोला और जम के कोसा सरकार पर। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये केंद्र में हमारी सरकार रही, उसके बाद जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि इनके कहने पर ये हुआ, उनके कहने पर ऐसा हो गया। सबसे बड़ी बात तो है कि उन्होंने कहा कि न्यायालय में तो सारी चीज प्रक्रिया देखी जा रही है। अगर किसी के साजिश के तहत होता है तो न्यायालय तो सर्वोपरि है, लेकिन इसके बावजूद भी इतने दिनों के बाद ठीक है धर्मेंद्र, आगे भी नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां हाथरस में हुए भगदड़ कांड में भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भगदड़ की घटना इसलिए हुई क्योंकि 15 से 16 लोगों के ग्रुप में सत्संग आयोजन के दौरान भीड़ पर जहर छिड़क दिया गया था और इस घटना के पीछे साजिश की गई है। साजिश करने वाले भगदड़ मचते ही मौके से भाग खड़े हुए। कई श्रद्धालुओं की मौत जहर छिड़कने की वजह से भी हुई है। एपी सिंह का यह दावा है कि भगदड़ की घटना सुनियोजित थी। भीड़ में कई लोग ऐसे थे जो वहां जहर के साथ मौजूद थे। ये लोग हाफ पैंट पहने हुए थे। मैंने कई मृतकों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देखे हैं जिनमें उनकी मौत का कारण जहर बताया गया। इन लोगों की मौत जहर या दम घुटने की वजह से नहीं हुई है। एपी सिंह ने कहा कि भोले बाबा को बदनाम करने की साजिश रची गई। जैसे ही इन लोगों ने भीड़ के ऊपर जहर का छिड़काव किया, महिलाएं जमीन पर गिरने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों का यह कहना है कि इसके बाद जहर फेंकने वाले लोग मौके से भागते हुए भी नजर आए हैं। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर रावण गांव सोखना में मृतक परिवारों से मुलाकात भी करेंगे। हाथरस जिला अस्पताल में पहुंचकर घायलों का हालचाल भी जानेंगे। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। समीर, जिस तरह से हाथरस कांड को लेकर के एसआईटी गठित की गई और तमाम लगातार खुलासे भी हो रहे हैं और अब इन सब के बीच एक और बड़ा खुलासा कि जहर का छिड़काव किया गया था, भोले बाबा को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। क्या कुछ जानकारी इसे लेकर के और भी? जी गरिमा जी, बताना चाहूँगा जिस तरीके से ये भोले बाबा के वकील ने अपना पक्ष रखा है, एक दावा पेश किया। वहीं अगर बात करें तो एसआईटी की अभी जांच चल रही है और प्रशासन की तरफ से तीन जजों के, रिटायर्ड जजों की एक कमेटी बनाई गई है, जांच कमेटी। वो भी अपनी जांच में लगी है, जिनको 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सबमिट करना है। लेकिन ये दावा वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, भोले बाबा के बचाव में दावा करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इस तरीके का अब क्या है मामला पूरा, ये तो जाँच कमेटी की रिपोर्ट जब प्रशासन को सबमिट की जाएगी उसमें खुलने के बाद पता चलेगा कि दावे कितने सच हैं और कितने झूठ है, क्योंकि ये बाबा को बचाने के लिए भी दावे हो सकते हैं, जिस तरीके से ये आईपी सिंह अपना दावा पेश कर रहे हैं। जी, तो अब जिस तरह से दावे भी हम लगातार देख रहे हैं, क्या इसे लेकर के आला अधिकारियों के अभी तक के कोई स्टेटमेंट, जब जिस तरह से जांच लगातार जारी है?
जी गरिमा जी, बता दूं, जांच कमेटी अपने काम में लगी हुई, लगातार अपनी जांच कर रही है, लगातार हाथरस में लोगों से पूछताछ भी कर रही है। एसआईटी टीम भी लगातार जांच के दायरे में लोगों को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, अपने सबके बयान भी दर्ज कर रही है। और वहीं अगर बात कर लें, इस तरीके का अभी कोई बयान जांच कमेटी की तरफ से नहीं आया है कि ये जिस तरीके से बाबा के वकील ने आरोप लगाया कि दावा एक पेश किया, इस तरीके का अभी कोई इसको लेकर कोई बयान अभी जांच कमेटी की तरफ से नहीं आया है। वहीं अगर बात कर लें तो चंद्रशेखर रावण भी पीड़ितों से मुलाकात करने जाएंगे। तो वहीं आरपीआई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है रामदास अठावले, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, एनडीए के सहयोगी हैं, वो भी 9 तारीख को मुलाकात करने हाथरस घायलों के परिवार, पीड़ितों के परिवार से मुलाकात करने जाएंगे। जी ठीक है समीर, आगे भी नजर बनाए रखिएगा इस पूरे मामले पर। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हाथरस कांड पर अब नए खुलासे हो रहे हैं लगातार। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी वित्त मंत्री के रूप में 10 जुलाई को प्रदेश का बड़ा बजट पेश करेंगी। बजट की तैयारियां पूरी कर ली गई है। दिया कुमारी ये भी कह चुके हैं कि सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया। प्रदेश में डबल इंजन सरकार बनी है, लिहाजा जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि बजट पर अच्छा काम भी हुआ है, हर वर्ग के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते दिसंबर 2023 में राज्य में डीजल और पेट्रोल पर 2% वैट घटा दिया गया था और इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें 4 से 5 रुपए कम हो गई थी। और अब बीजेपी सरकार एक बार फिर से वैट घटाकर प्रदेश की जनता को बड़ा तोहफा दे सकती है। मानसून में खरीफ की फसल का सीजन चल रहा है, अगर डीजल की कीमतें कम होती हैं तो किसानों को तत्काल फायदा भी मिलेगा। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ जयपुर से हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राहुल, अब जिस तरह से बजट की से तमाम उम्मीदें रहती हैं जनता को, और अब राजस्थान में भी बड़ा बजट पेश किया जा रहा है, इसके पहले मध्य प्रदेश में बजट पेश हुआ, तो वहां पर जनता से किस सुझाव लिए गए थे कि राजस्थान में क्या इस तरह की तैयारियां सरकार ने की है, और बजट में क्या कुछ खास इस बार रहने वाला है, जिस तरह से सभी वर्गों को ध्यान में रखने की बात दिया कुमारी ने कही? हाँ बिल्कुल, 10 आगामी 10 जुलाई है। वित्त मंत्री जो दिया कुमारी है, जो प्रदेश का जो पहला बजट इस बार पेश करेगी, और ये एक तरह से इस बजट से लोगों को काफी राहत की उम्मीद है। और बताया जा रहा है कि जैसे बजट के अंदर जो 2% वेट कम करने की भी बात सामने आ रही, तो पेट्रोल डीजल की करीब 2% वेट कम होने से आम लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं बजट को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, और वित्त मंत्री हैं जो दिया कुमारी हैं, उन्होंने कहा है कि हम इस बार जो डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है राज्य में, और डबल इंजन की सरकार के तहत इस बार हम लोगों को वेट कम 2% वेट कम करने की छूट देंगे, जिससे लोगों को राहत मिल सकेगी। वही आमजन भी इससे काफी उम्मीद लगाए बैठा है। ठीक है राहुल, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए अब 5वीं और आखिरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बिहार में पूर्णिया जिले की रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार में एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। उपचुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। चुनाव प्रचार के अंतिम सोमवार को जेडीयू प्रत्याशी कलाधर मंडल और आरजेडी की बीमा भारती की ओर से एनडीए और इंडिया अलायंस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंकी। उपचुनाव में यूथ वोटर ही तय करेंगे कि अगला एमएलए कौन बनेगा। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में जहां सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए बीमा भारती पर निशाना साधा, वहीं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की ओर से बीमा भारती को समर्थन दिए जाने से आरजेडी प्रत्याशी को बड़ी राहत भी मिली है। चुनाव प्रचार का शोर सोमवार शाम को थम जाएगा। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से उपचुनाव की तमाम जो तैयारियां हैं वो देखी जा रही है सभी पार्टियों की तरफ से, जहां एक तरफ एनडीए भी पूरी ताकत झोंक रही है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी पूरी तरह से तैयार है बड़ी जीत दर्ज कराने के लिए, और तमाम नेताओं की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। लेकिन जहां पर उपचुनाव होने हैं, जनता का क्या कुछ रुख है? बता दूं कि पक्ष और विपक्ष ये दोनों के लिए ये सीट नाक का सवाल हो गया, क्योंकि जिस तरह से आईएनडीए इंडिया गठबंधन की ओर से बीमा भारती है, एनडीए के तरफ से कलाधर मंडल है, तो जो स्थिति दोनों ओर से बनी है, ये कहीं न कहीं सरकार और पक्ष और विपक्ष दोनों का इज्जत और आबरू की बात हो गई है, क्योंकि ये सीट जो है तय करेगी आगामी विधानसभा चुनाव का भी बिहार में, क्योंकि जिस प्रकार से बीमा भारती को सांसद पप्पू यादव का अचानक समर्थन मिल गया, ये सबसे बड़ी बात आ गई है।
चूंकि बीमा भारती का सांसद का पप्पू यादव का समर्थन मिल जाना ये सबसे बड़ी बात है। वहीं कलाधर मंडल के प्रचार प्रसार में जितने भी बिहार सरकार के मंत्री हैं तमाम लोग पहुंच गए हैं। इवन की यहाँ तक कि आपके वरिष्ठ नेता और केंद्र सरकार के मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरह से विपक्ष हमलावर होता है कि हमारा ये साफ खत्म कर देंगे, तो आरक्षण खत्म कर देंगे, तो ये पार्टी हमारे भाजपा की पार्टी ये कर देगी वो कर देगी। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 1 महीने हो गए बीत चुके हैं सरकार बनाने में, कहाँ किसी प्रकार की दिक्कत हुई, आरक्षण जस की तस है, सारी चीजें ठीक ठाक है। बावजूद भी जिस तरह से प्रचार प्रसार कराया गया है वो विरोधियों के लिए कहीं न कहीं ये हताशा का परिचय बताया। जबकि वहीं दूसरी ओर पप्पू यादव सांसद ने जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं फील्ड में, इससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं ये भी उनको रहा है कि अगर थोड़ी सी चूक हो जाएगी तो परेशानी बदल सकती। जबकि एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं कि लोजपा के बागी उम्मीदवार निर्दलीय शंकर सिंह जो आ गए चुनाव मैदान में, वो निर्दलीय पद से चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है। अब ये त्रिकोणात्मक कहा जाए, अभी का वर्तमान स्थिति जो बनी हुई है ये त्रिकोणात्मक बन गई है, क्योंकि शंकर सिंह भी एक बाहुबली है और उनको भी अच्छी पकड़ है। जी ठीक है, आगे भी नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।